नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। ग्रेटर नगर निगम महापौर के उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। भाजपा ने सुखप्रीत बंसल की जगह रश्मि सैनी को उम्मीदवार बनाकर एक बार फिर सभी को चौंकाया, तो भाजपा के बागी के इंतजार में बैठी कांग्रेस ने अंतिम समय में हेमा सिंघानिया को मैदान में उतारा। नामांकन दाखिल करने का समय निकलते ही ये साफ हो गया कि लड़ाई रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया के बीच है। हालांकि बहुमत के आधार पर रश्मि सैनी की जीत तय है, मगर निगम के पिछले इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि बाजी कभी भी पलट सकती है। ऐसे में ग्रेटर नगर निगम का महापौर कौन होगा, ये 10 नवंबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। बहुमत होने के बावजूद पार्षदों की बाड़ाबंदी ये संदेश दे रही है कि भाजपा का अपने पार्षदों के प्रति विश्वास नहीं है। ऐसे में वो किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। नामांकन नहीं दाखिल करने के लिए महापौर के अन्य दावेदारों को कमरे में बंद कर उसने ये जाहिर भी कर दिया कि इस बार वो कांग्रेस की चाल को कामयाब नहीं होने देगी। अब सवाल ये कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की वकालत करने वाली भाजपा क्यों पार्षदों से उनका हक छीन रही है। उधर बहुमत नहीं होने के बावजूद उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस ने जोड़तोड़ का संकेत दे दिया है। नामांकन में सफल नहीं होने के बावजूद वो आश्वस्त है कि भाजपा के वोटों में सेंधमारी कर वो कामयाब हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये कि भाजपा पर तोड़फोड़ का आरोप लगाने वाली कांग्रेस क्यों उसी की राह पर चल रही है। प्राइम टाइम में अगले 1 घंटे तक ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे मेहमानों से जानेंगे कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सिर्फ बयानों में ही क्यों दिखती है। चर्चा ये भी करेंगे कि इतनी मशक्कत के बाद भी क्यों विकास में शहर पिछड़ता ही जा रहा है। मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्रेटर नगर निगम को 10 नवंबर को नया महापौर मिल जाएगा। वर्तमान बोर्ड के महज 2 साल के कार्यकाल में ही महापौर पद को लेकर उथल पुथल रही। 2 बार सौम्या गुर्जर इस पद पर आसीन रही, तो 2 बार शील धाबाई ने कार्यवाहक महापौर के रूप में पदभार संभाला है। हालांकि 4 साल में पहली बार पार्टी ने एकजुटता दिखाकर एक नाम पर सहमति जताई है, लेकिन इसमें भी वसुंधरा राजे गुट के नेताओं की चली है। पार्टी ने सुखप्रीत बंसल को प्रत्याशी बनाने का मन बना लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर विधायकों और विधानसभा प्रत्याशियों को बुलाकर चर्चा की गई तो पासा पलट गया। बंसल की जगह रश्मि सैनी के नाम पर सभी ने सहमति जता दी। खास बात ये रही कि जिन नेताओं ने पासा पलटा वो ज्यादा वसुंधरा राजे गुट के हैं। इनमें विधायक कालीचरण सर्राफ, अशोक लाहौटी, नरपत सिंह राजवी, पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत और कैलाश वर्मा शामिल हैं। अब ये सब अंदर की बात है। और नाराजगी कोई नाराजगी रश्मि सैनी का नाम हुआ है इससे? नहीं, कोई नाराजगी का सवाल ही नहीं है। पार्टी ने जो तय कर दिया वो हम सब ने तय कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो भी निर्णय होता है सबकी सहमति से होता है। हमारा जो निर्णय है ये सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे पार्षद, हमारे विधायक, हमारे पूर्व विधायक, हमारे सांसद, हमारे जिला अध्यक्ष, सभी की सहमति लेकर के निर्णय हुआ है। जो कैंडिडेट हमारे को पार्टी ने दिया है उसमें सबकी सहमति से हुआ है और उसी सहमति से काम करेंगे। बहुत सारे नाम चर्चा में आते हैं, मगर जो पार्टी का निर्णय होता है वो सामूहिक निर्णय है। ओपिनियन पूछी थी, ऐसे आप मेरे को स्पून फीड करेंगे क्या शब्द? वैसा आपकी उम्र है, उतने साल तो मेरे को राजनीति में होगा। जो कही जानी चाहिए, जो बात कही जा सकती है वो यही है। सबकी ओपिनियन ली है और ये कॉमन ओपिनियन संगठन का बना है, सब साथ है। दरअसल सैनी के नाम पर मुहर लगने की भी कई वजह रही। सैनी मूल ओबीसी हैं, इसीलिए उन्हें टिकट देकर पार्टी ने ये संदेश दिया है कि वो मूल ओबीसी के साथ खड़ी है। दूसरी वजह ये रही कि सुखप्रीत बंसल के नाम पर विधायक और अन्य नेता एक मत नजर नहीं आए। उनके आगे बाहरी का ठप्पा भी लगा। जहां तक शील धाबाई की बात है तो उन्हें कांग्रेस सरकार ने कार्यवाहक महापौर बनाया था। पार्षदों का आरोप था कि वे कांग्रेस की ज्यादा सुन रही हैं और उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं। ऐसे में रश्मि सैनी के नाम पर मुहर लगी। हालांकि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। रश्मि सैनी के नाम को लेकर भी
कई पार्षद राजी नहीं हैं। खुद विद्याधर नगर के पार्षद उनका विरोध कर चुके हैं। सैनी इस समय विद्युत समिति की चेयरमैन हैं और रोड लाइट्स को लेकर विद्याधर नगर के पार्षदों के साथ उनकी नोकझोंक भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, पार्षदों ने सैनी के खिलाफ धरना भी दिया था। ऐसे में पार्टी के लिए इन विवादों को दबाना आसान नहीं होगा। वहीं प्रत्याशी नहीं बनाने से शील धाबाई भी नाराज हैं। उनका रोना और उनकी बेटी का हंगामा मचाना भी पार्टी को कहीं न कहीं परेशानी में डाल सकता है। मैं कर सकती हूँ, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। आपको भी पता लगना चाहिए बीजेपी क्या थर्ड क्लास पार्टी है। उधर विष्णु लाटा के समय हुई क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा को एक वोट से हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए पार्टी को चुनाव से पहले फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। बगावत से बचने के लिए भाजपा ने इस बार नया फॉर्मूला इजाद किया। पार्टी ने सभी उम्मीदवारों को मुख्यालय बुलाया और रश्मि सैनी के नाम की घोषणा के बाद अन्य उम्मीदवारों को कमरे में ही बंद कर दिया। ऐसे में कांग्रेस को मौका नहीं मिल पाया। खुद खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये बात कही। आज हमने हेमा सिंघानिया को हमारी प्रत्याशी घोषित किया है नगर निगम ग्रेटर के लिए। अब बीजेपी ने क्या किया, 4 प्रत्याशियों को लेकर आई बीजेपी और 3 को बंद कर दिया बीजेपी कार्यालय में। आप कैसे बंद कर सकते हो? आपको खुला छोड़ना पड़ेगा। यदि कोई परिवार के लोग पार्षदों के आकर मुझे कहेंगे कि हमारे लोगों को जबरन बंद किया है, तो परिवार के लोग थाने में जाके मुकदमा दर्ज कराएंगे, छोड़ना पड़ेगा। आप जबरन बाड़ेबंदी नहीं कर सकते, ना कांग्रेस ना बीजेपी, ना मैं बाड़ेबंदी कर सकता हूं जबरन, ना बीजेपी कर सकती। आप फोन बंद करवा दिया आपने। आपको बाड़ेबंदी करनी है आप कीजिए, लेकिन जबरन मत कीजिए, ये कानून का उल्लंघन है। बहरहाल महापौर का चुनाव इस तरह रोमांचक होने वाला है, ये दोनों ही पार्टियों ने नहीं सोचा था। कांग्रेस के 3 पार्षदों के मैदान में उतरने से मुकाबला और रोचक हो गया है। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी अपना महापौर बनाने में सफल हो पाती है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से उमेश शर्मा की रिपोर्ट। तो ग्रेटर नगर निगम में महापौर के उपचुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी। रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया के बीच मुकाबला होने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ में जो मेहमान है उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से सुरेश गर्ग जी हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में पंकज शर्मा जी हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक राहुल सिंह जी भी हमारे बीच है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुरेश गर्ग जी, आप ही के पास सुखप्रीत बंसल का नाम लगभग तय हो गया था। एन वक्त पर रश्मि सैनी का नाम आता है, क्या वजह रही एन वक्त पर नाम बदला गया? देखिए दर्श जी, इस तरह का कोई निर्णय नहीं था कि सिर्फ सुखप्रीत बंसल जी को मेयर के लिए नहीं है। ये पार्टी का निर्णय और पार्षदों का निर्णय और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उन सबकी सहमति से हमने रश्मि सैनी जी को प्रत्याशी, मेयर का प्रत्याशी बनाया है। तो किसी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जो पार्षदों की सहमति थी और जो यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद है और हमारा जो नेतृत्व है उनकी जो सहमति थी उसके अनुसार हमने रश्मि सैनी जी को मेयर का प्रत्याशी बनाया है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछली बार हम 97 पार्षदों के साथ में मेयर बने थे। इस बार हम 97 से ज्यादा, लगभग 100 से ज्यादा पार्षदों की सहमति से हमारा मेयर चुनकर आएगा। पार्षदों की सहमति थी या विधायकों की सहमति? पार्षदों, विधायकों, सांसद और नेतृत्व सभी की सहमति से, सभी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, सबकी सहमति से ही चुनाव हुआ है। और रश्मि सैनी जी को उसमें सबका निर्णय यह था कि भाई रश्मि जी, क्योंकि मूल ओबीसी से रश्मि सैनी जी आती है और सबका यह निर्णय था कि भाई रश्मि सैनी जी को चुना जाए मेयर के लिए। तो वो हमने प्रत्याशी रश्मि सैनी जी घोषित। लेकिन अन्य जो उम्मीदवार थे, 4 उम्मीदवार, उनके चेहरे बता रहे थे कि वो सहमत नहीं है। सर ये तो देखो, आप जानते हो कि जिसको अगर प्रत्याशी नहीं चुना जाता तो थोड़ी बहुत नाराजगी तो होती है। तो पार्टी में इस तरह की नाराजगी से ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन है हम पार्टी के अंदर है, पार्टी के साथ हैं और साथ में मिलके है जो रश्मि सैनी जी उनको जिताएंगे सब पार्षद। नाराजगी ऐसी कि एक उम्मीदवार की बेटी तो खुलेआम वहां पर आपको थर्ड क्लास पार्टी बता रही है। दर्श जी, वो एक बेटी है, बेटी का दर्द
समझते हैं कि अब माँ के साथ आई है तो एक बेटी को। अब आप देखिए कि शील धाबाई जी हमारी वरिष्ठ नेता रही हुई है, वो पहले भी महापौर रही हुई है। 2003 में वो कोटपुतली से विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से है। तो भारतीय जनता पार्टी ने शील धाबाई जी को तो बहुत सम्मान दिया है। अब बेटी देखो भावुकता में तो आ ही जाता है, तो अगर माँ को टिकट नहीं मिलता तो बेटी कोई भावुकता में आ गई और भावुकता में कुछ बोल दिया तो उससे कोई ऐसा नहीं है कि भाई शील धाबाई जी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में है। जी, हमारे साथ में कांग्रेस से पंकज शर्मा जी है। पंकज जी, पिछली बार तो सेंधमारी में सफल हो गए थे, इस बार कहाँ चूक हुई? देखिए, मैं पहले कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से भाजपा में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है, संवैधानिक अधिकारों का चीरहरण हुआ है, वो बिल्कुल खेद के लायक है। मतलब इस तरीके की एक्सपेक्टेशन कभी भी किससे नहीं किया कि अपने ही मेयर के उम्मीदवारों का अपने कमरे में बंद कर दिया गया, और तब जब वो नॉमिनेशन फाइल करना चाह रहे थे उसके बाद भी आपने लगातार उनको कमरे में बंद रखा। तो इस तरीके का लोकतांत्रिक अधिकारों का आपने बिल्कुल हनन कर लिया है। उनको जो उनका मत था, उनका जो नॉमिनेशन फाइल करने का जो अधिकार था, आपने उससे ही उन्हें वंचित कर दिया है। तो ये बिल्कुल खेदपूर्ण है। इस तरीके से बिल्कुल लोकतंत्र का हनन हुआ है आज बीजेपी पार्टी ने। जो बीजेपी लोकतंत्र की बात करती है, संवैधानिक अधिकारों की बात करती है, उसका चेहरा आज पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, जयपुर की जो शहरी सरकार बन के जो मुखिया बनने वाले उनके लिए सबने देखा है। और उसके बाद में भी जो शील धाबाई जी जो एक वरिष्ठ पार्षद हैं, वरिष्ठ नेता है, उनके साथ जिस तरीके, वैसे इनका निजी मामला है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार इनके पार्टी के पदाधिकारियों ने उनके साथ किया है वो बिल्कुल निंदनीय है। उनकी बेटी ने तो इस पार्टी की एक्चुअल वस्तुस्थिति से देश को अवगत करा दिया है कि बीजेपी एक थर्ड क्लास पार्टी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके कार्यकर्ता, इनके बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तो ये सोचने के लिए बीजेपी को सोचना चाहिए कि किस रास्ते पर आ चुके हैं, कि लगातार सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति को यूज करके सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरीके से ये खेल खेल रहे हैं, उससे इनका हनन हो रहा है, जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये लगातार ये अपनी गिरावट, इनकी खुद की पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि इनकी कितनी गिरावट होती जा रही है। तो आपके पास बहुमत है निगम में? देखिए, हमारे पास बहुमत है, तो फिर आप क्यों उम्मीदवार उतार रहे हो? बहुमत है आपके पास? हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन उम्मीदवार उतारना तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम किसी तरीके की कोई खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे, और अगर उसमें कोई अंतरात्मा की आवाज सुन के कोई पार्षद हमारे साथ आता तो उनका स्वागत है। अच्छा, चलिए, हमारे साथ में राहुल सिंह जी है। राहुल जी, दोनों ही दलों को आप देख रहे हैं, दोनों काफी मशक्कत कर रहे हैं। इस पर सबसे पहले तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जयपुर का सबसे बड़ा राजधानी है जयपुर राजस्थान की, शहरी सरकार के मुखिया का चुनाव होने जा रहा है। पहले हमने देखा कि सौम्य जो मेयर है, 2 बार उनको मेयर बनाया गया, 1 बार कोर्ट के वजह से हुआ, 2 बार शील धाबाई जी नहीं। अब चूंकि चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ है और वापस से एक बार नए सिरे से मेयर पद के चुनाव की कवायद शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने रश्मि सैनी जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 10 से, उनको उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी हेमा सिंघानिया पर अपना दाव खेल रही है। अगर सीधे सीधे आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत तय मानी जाए। लेकिन पिछली बार हमने देखा था, जब पिछले बोर्ड की बात करें तो विष्णु लाटा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, और उसके बाद विष्णु लाटा कांग्रेस के समर्थन से, और कुछ उन्होंने अपने व्यक्तिगत जो संबंध उसके आधार पर वोट लिए और वो मेयर रहे। इस बार का चुनाव पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सफल हो नहीं पाएगी, और जो रश्मि सैनी है वो संभवतः 10 तारीख को मेयर चुनी जा सकेगी। लेकिन सबसे बड़ी अपेक्षा है कि मेयर कोई भी बने, चाहे सौम्य गुर्जर रही, शील धाबा रही, या उससे पहले भी जो भी मेयर रहे, जयपुर कहाँ खड़ा है आज? ये एक बड़ी सवाल है। डेवलपमेंट के हिसाब से, सफाई के हिसाब से जो होना चाहिए, जयपुर एक मॉडल के वो बनना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि आप देख लीजिए कि शहर की क्या स्थिति है शहरी सरकार की। जब शहरी सरकार जो कैपिटल है उसकी इतनी दुर्दशा हो, चाहे सफाई का मामला हो या दूसरे कचरे के इशूज़ हो, जो भी इशूज़ हो डेवलपमेंट को लेके, हम आज कहाँ खड़े हैं? इंदौर लगातार सर्वेक्षण आ रहा है, उसमें लगातार नंबर 1 बनता जा रहा है, लेकिन वहाँ हम कहाँ खड़े हैं ये हमको देखना पड़ेगा। जयपुर इंदौर से बड़ा शहर है, बड़ी मतलब एक तरह से कैपिटल बड़ा शहर है, लेकिन उस हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरह का मेयर जो कार्यशैली होती है, प्रशासनिक जो सिस्टम होता है, उसमें हम कहीं भी, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं पाया ना। ये अभी पिछले 2019 के बाद से देखे और 20 के बाद से देखे तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने बदल कर 2 से 3 महापौर देख लिए हैं। पहले सौम्या गुर्जर, उसके बाद शील धाबाई, और अब रश्मि सैनी आएंगी। मैं वही कह रहा हूँ कि चेहरे बदल रहे हैं, बस
चेहरे बदल, लेकिन सिस्टम वैसा का वैसा ही है, व्यवस्था वैसी की वैसी है, जनता को कोई राहत नहीं है। चेहरे बदले लेकिन सिस्टम भी बदले। सिस्टम कैसे बदले? सिस्टम बदले, जो आपकी पार्टी का जो मेयर है, जो कैपिटल को देख रहा है, जयपुर ने 2 पार्ट कर दिए कि हमने 2 पार्ट, सरकार ने इसलिए 2 पार्ट किए थे कि साहब चलो बड़ा हो गया शहर, एक में 150 वार्ड दिए, एक में 100 वार्ड दिए, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, उल्टे लड़ाई शुरू हो गई। ग्रेटर की अलग लड़ाई शुरू, हेरिटेज की अलग लड़ाई शुरू, हेरिटेज में कांग्रेस पार्टी के मेयर बन गए, ग्रेटर में बीजेपी की बन गई, बटी हुई सरकारें, बटा हुआ सिस्टम निगम, कैसे बटा हुआ सुधरे, सिस्टम। इस पर ध्यान देने की बजाय ये राजनीतिक दल जो प्रत्याशियों को बंद कर देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं। हमारे साथ में सुरेश गर्ग जी हैं। एक प्रत्याशी को आपने नाम घोषित कर दिया, रश्मि सैनी का, बाकी जो 3 उम्मीदवार थे, 3 दावेदार थे, उनको कमरे में बंद कर दिया। लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की बात आप सबसे ज्यादा करते हैं, क्या यही लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक अधिकार है आपके? दर्शक जी, बंद नहीं किया है, वो वहीं पे थी। सबकी चारों को हमने वहां पे बुलाया है, चारों को वहां पे, चारों में से हमको निर्णय लेना था, क्योंकि ओबीसी कोटे के अंदर से महिला को हमको उम्मीदवार बनाना था, उन चारों में से बनाना था। उन चारों में से एक को प्रत्याशी हमने सभी पार्षदों और एमएलए की सहमति से बनाया। 3 वहां पे थी, किसी को कौन सी रोक टोक थी? कोई जबरदस्ती तो रोका नहीं है। कौन कह रहा है जबरदस्ती? ये तो कांग्रेस। शील धाबाई की बेटी खुद कह रही है। शील धाबाई की बेटी, देखो, एक माँ के को टिकट नहीं मिलने से उसका एक दर्द झलका है, बाकी शील धाबाई की तो कोई परेशानी है नहीं। शील धाबाई जी को हमने सम्मान दिया, 2003 के अंदर कोटपुतली से चुनाव लड़ाया है, इससे पहले भी वो मेयर रही हुई है। उनकी बेटी को पार्टी मुख्यालय से बाहर खड़ा कर दिया। नहीं, बेटी को पार्टी मुख्यालय से खड़ा नहीं किया है, बेटी खुद आके वहां पे न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। जो एक उसका एक देखो, मां के प्रति उनकी एक सिंपैथी थी, बाकी शील धाबाई जी की कोई नाराजगी नहीं है। शील धाबाई जी की नाराजगी हो तो मैं मानता हूं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। धाबाई जी की नाराजगी, उनके आंसू बता रहे थे। सर, दर्द झलकता है, नेता है आप बता रहे हैं। दर्श जी, ऐसा नहीं है, एक दर्द झलकता है, लेकिन शील धाबाई जी हमारी सम्मानीय नेता है, पहले भी मेयर रह चुकी है, एमएलए का चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उनको उम्मीदवार नहीं बनाएगी भाजपा। सम्मानीय नेता है, सबकी सहमति से, पार्षदों की और एमएलए की सहमति से बनाया गया है उम्मीदवार। सबकी सहमति ये थी कि भाई रश्मि सैनी जी को बनाया जाए, हमने रश्मि सैनी जी को। कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बोल रहे हैं कि शाम दाम दंडभेद। अरे भाई, हमारे पार्षदों में से बनाया गया है, तो शाम दाम दंडभेद तो तब होता है जब कांग्रेस के पार्षदों को तोड़ के हम लिया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस को यहां पर डर लग रहा है कि उनके पार्षद टूट के भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, इसलिए ये बोल रहे हैं कि शाम दाम दंडभेद। अरे भाई, हमारा बहुमत है, हमारा निर्णय है, हम जीत के आएंगे और हम मेयर बनाएंगे, तो कांग्रेस को इसमें तकलीफ कहां है? कांग्रेस की तो आज जयपुर के अंदर 3-3 मंत्री है, तीनों मंत्रियों के आपस में विवाद देख लीजिए। एक महेश जोशी के लिए बोल रहा है कि ये तो गुलामी करते हैं, एक जो बोल रहा है कि साहब ये तो एसीआर मंत्री को बननी चाहिए, सीएम को नहीं बननी चाहिए। ये तो यहां पे इनका विवाद इतना भयंकर है कि ये खुद टूटे हुए हैं, ये खुद डरे हुए हैं कि क्या होगा, ये तो इनकी बेइज्जती होगी जब इनके जो खुद के जो पार्षद हैं वो पूरे की पूरे इनके फेवर में वोट नहीं डालेंगे, तब इनको पता लगेगा कि ये कौन से धरातल पे हैं यहाँ पे। चलिए, हमारे साथ में पंकज जी है। पंकज जी, आज प्रताप सिंह खाचरियावास को हम सुन रहे थे और उनकी टीस यहां पर साफ झलक रही थी। वो कह रहे थे कि भाजपा ने एक उम्मीदवार घोषित कर दिया, बाकी को कमरे में बंद कर दिया। उनके संपर्क में कुछ भाजपा पार्षद थे, अब उनके फोन बंद करवा दिए गए हैं, वो भी फोन कर रहे हैं तो फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। क्या पूरी तैयारी खरीद फरोख्त की है? देखिए, कांग्रेस तो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है, संवैधानिक अधिकारों में विश्वास रखती है, तो कांग्रेस तो बीजेपी का जो आचरण है खरीद फरोख्त का, हॉर्स ट्रेडिंग का, वो कभी भी करने में विश्वास नहीं करती है। हमने पूरे देश ने लगातार पिछले 8 सालों में देखा है कि कई राज्यों की सरकारें इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से बनाई है। तो क्या प्रताप सिंह जी हालचाल पूछने के लिए फोन कर रहे थे? बिल्कुल, प्रताप सिंह जी, जो लोकतंत्र का हनन हुआ है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है कि एक बार मैं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट सर, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए। तो जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन आज बीजेपी की पार्टी ने किया, एक महिला वरिष्ठ नेता जिनके साथ इन्होंने धक्का मुक्की की है, आपने देखा होगा, टीवी में भी देखा है। इसके अलावा उनकी बेटी के साथ जो व्यवहार किया, तो ये वो पार्टी है जो अपने वरिष्ठों को मार्गदर्शन मंडल में डाल देती है, उनके साथ जो व्यवहार करती है पूरा देश जानता है। यही वो पार्टी है जो बुजुर्गों को रेलवे में मिलने वाली टिकट की रियायत को बंद कर देती है। तो बुजुर्गों के प्रति सम्मान जो बीजेपी करती है वो तो पूरा देश देखता है, जानता है और समझता भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि
इन लोगों ने जो ये कह रहे हैं कि इनके जो चार कैंडिडेट लेके आए थे, भारती लखियानी जी, कविता कटियार जी है, अभी तो इनमें बहुत सारी असहमति होगी। हम लोगों का कंसर्न, जो प्रताप सिंह जी का कंसर्न था, कांग्रेस पार्टी का कंसर्न था, वो तो सिर्फ ये था कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ, लगातार आपने कमरे में बंद कर दिया। जो नॉमिनेशन फाइल करना चाहती थी शील धाबाई, जिसका उनकी बेटी ने भी खंडन किया है, उन्हें वो फाइल नहीं करने दिया गया। तो ये पूरी देश को, पूरी जनता को बताएं कि इन्होंने क्यों ऐसा करने दिया। आप लगातार आप इसलिए जाने जाते हैं कि आप होस्ट ट्रेडिंग करते हैं, लोगों को सरकारें बनाने से रोकते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। अब आप तो खुद के नेताओं के साथ ही जिस तरीके के व्यवहार कर रहे हैं, महिला नेताओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, निसंदेह बिल्कुल ये बताओ तो फिर प्रताप जी ने फोन क्यों कर रहे थे उनको? ये इस सवाल का जवाब आप नहीं देखिए, मुझे इस चीज का पता नहीं कि वो फोन कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये बात मुझे, मैं उनको फोन कर रहा था, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई उनके पास किसी के परिजन का कॉल आएगा, वो ये कहेगा कि उनको बंद किया हुआ है, किसी तरीके की एफआईआर होगी, तो मैं भी उनके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि उनको न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। ये उन्होंने बात कही है। अच्छा, हमारे साथ में राहुल सिंह जी है। राहुल जी, दोनों ही दल अपने आप को सही साबित करने के लिए कई तरह के तर्क दे देते हैं, लेकिन सच्चाई सब लोग जानते हैं। शहर की बात करें, क्योंकि इतनी मशक्कत हो रही है, शहर का विकास करने की बजाय सफाई व्यवस्था भी शहर की सुधर नहीं पा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। शहर की जो सफाई है या दूसरी व्यवस्थाएं हैं, वो बिल्कुल चरमरासी गई। अभी हमने देखा था कि दिवाली से पहले क्या हालात थे, थोड़ा बहुत बीच में थोड़े नगर निगम एक्टिव हुआ, थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन हालात कुछ दिन ठीक रहते हैं, वापस पुराने जैसे हालात तुरंत ही बन जाते हैं। तो मैंने यही कहा था कि चेहरे बदलते हैं शहरी सरकारों के, लेकिन सिस्टम वही रहता है। ज़रूरत है सिस्टम बदलने की। चेहरा भले ही बदलते रहें, लेकिन सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक हालात ऐसे रहेंगे, जनता परेशान होती रहेगी। आज भी हम देखते हैं, लगातार अखबार में खबरें प्रकाशित होती रही हैं, कचरे के ऊपर नहीं आते, शहर की सफाई व्यवस्था जो हेरिटेज वाला है वहाँ की स्थिति देख ले, चाहे ग्रेटर की स्थिति देख लें, हालात वैसे के वैसे ही हैं। चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे सीओ हों, चाहे मेयर हों, सबकी कार्यप्रणाली वही रहती है, वही पुराना डब्बा, वही पुरानी थीम। कोई नई सोच से काम करना नहीं चाहता। शहर कैसे सुधरे, कैसे नंबर 1 बने, इस पर कोई दिशा में काम नहीं होता। जब थोड़े दिन ये सर्वे वगैरह होते हैं, तो थोड़े दिन जब वो थोड़े सक्रियता दिखाई जाती है, शहर को साफ दिखाने का नाटक किया जाता है, लेकिन जैसे ही सर्वे वगैरह पूरा होता है, सारी चीज़ें वही पुराने अपने ढब्बे पे आ जाती हैं। तो जनप्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए। 250 पार्षद हैं जयपुर के अंदर, एक जगह 100 पार्षद है, एक जगह 150 पार्षद है। वार्ड हो चुके हैं छोटे, पहले जब वो बड़े वार्ड हुआ करते थे, लेकिन अब वार्ड छोटे हो चुके हैं, खासकर सिटी के अंदर तो बहुत ही छोटे वार्ड हैं। तो इन 250 पार्षदों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम, जो जनता ने हमको चुन के भेजा है 5 साल के लिए, हम उनको सुविधा दें, सड़क सफाई की सुविधा दें, नाली की। पार्षद का क्या काम होता है? सफाई मेन जो व्यवस्था का काम है, सफाई, नाली, लाइट, ये पार्षदों की जिम्मेदारी। यदि हम इन छोटी छोटी समस्याओं को भी, वो भी राजधानी के अंदर बैठ के नहीं सुधार सकते, तो जो दूसरी निगम हैं, दूसरी पालिकाएं हैं, दूसरी परिषदें हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों में क्या मैसेज देंगे? कि वहाँ तो पहले से ऑलरेडी सिस्टम बिगड़ा हुआ है। जब राजधानी का सिस्टम इतना रहेगा तो नीचे क्या हालात रहेंगे, इसका अंदाजा सहज ही लग सकता है। जी, राजधानी में हालात सिर्फ वोट बैंक की खातिर विकास के जो दावे हैं वो हवाई हो जाते हैं, क्योंकि वोट बैंक उन पर भारी रहता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा जारी रहेगी। कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, JTL आई है शहर की बेस्ट लोकेशन पर भूखंडों की नीलामी, जिसमें अनुपम विहार, विद्याधर नगर, आनंद लोक योजना, न्यू आनंद लोक गोदाम योजना, रोहिणी नगर, न्यू आतिश मार्केट, वेस्ट वे हाइट्स JDA योजना, लाल कोठी योजना, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, APJ अब्दुल कलाम नगर, न्यू आतिश मार्केट विस्तार योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यवसायिक, मिश्रित व दुकान उपयोग के लिए भूखंड नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 1 वर्ष तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट नीलामी JDA द्वारा नवंबर माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम और हम चर्चा कर रहे हैं महापौर उपचुनाव में चल रही सियासी सरगर्मियों पर। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से सुरेश गर्ग जी हैं। सुरेश जी, बाड़ाबंदी की नौबत क्यों आती है? हर बार जब भी देखो, चाहे महापौर के चुनाव, विधानसभा के चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो और महापौर चुनाव, हर बार सिर्फ बाड़ाबंदी कर देते हो। क्या अपने लोगों पर विश्वास नहीं है भाजपा को? दर्ज जी, विश्वास की यहाँ पर बात नहीं है। बाड़ाबंदी का कोई इस तरह के भारतीय जनता पार्टी बाड़ाबंदी पे विश्वास नहीं करती है। ये तो कांग्रेस ही बाड़ाबंदी पे विश्वास रखती है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए कितने दिनों तक होटलों में रहे। 5 स्टार होटल में क्या कर रहे हैं? प्रशिक्षण कर रहे हैं। हम हमारे पार्षदों को बता रहे हैं कि किस तरह से वोट डालना है। पार्षदों का फोन बंद करा के है? नहीं, कोई बाड़ाबंदी नहीं है, आजाद है पार्षद, सबके मोबाइल चालू हैं, सब अपने वहां पे रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जरूरी काम के लिए बाहर आ जा सकते हैं। जरूरी काम के लिए अगर उनको जरूरी होगी तो वो जाएंगे। शादी ब्याह का, आज शादी ब्याह का दिन है। आप देखिए कांग्रेस ने चुनाव कब किया है, आज लास्ट डे कब रखा? जब आज जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा शादियां हैं, उस दिन रखा, जानबूझ के रखा है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तुष्टीकरण की राजनीति पे ही आज कांग्रेस ने जयपुर के दो गुटों के अंदर बांट दिया, हेरिटेज और ग्रेटर के अंदर बांट दिया, जबकि जयपुर एक होना चाहिए था। जयपुर के अंदर व्यवस्थाएं पूरी एक होनी चाहिए थी, लेकिन इनको तुष्टीकरण करना था, इसलिए हेरिटेज और ग्रेटर के अंदर दो नगर निगमों के अंदर बांट दिया। भारतीय जनता पार्टी बाड़ेबंदी में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी रियल में, आप चले जाइए, मीडिया को भेज दीजिए कि वहां पे प्रशिक्षण शिविर होता है या नहीं होता। हम प्रशिक्षण, आपने देखा होगा आज राज्यसभा के चुनाव के अंदर, ये कहीं पे भी देखा होगा कि किस तरह से वोट जाने दे रहे हैं, ना बातचीत करने दे रहे हैं। कौन कह रहा है नहीं जाने दे रहे? सब, हर आदमी जाने को तैयार है। आज शादियां हैं, शादियों के अंदर जा रहे हैं पार्षद, शादियां अटेंड कर रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ये समस्या सिर्फ कांग्रेस में है। कांग्रेस परेशान हो रही है कि भाई ये किस तरह से अपना मेयर को चुना के, हम तो पिछली बार 97 पार्षदों से चुन के आई थी मेयर, लेकिन अब की बार तो हम 100 से ज्यादा पार्षदों से। आज कांग्रेस की स्थिति अब आप देखिए, हेरिटेज के अंदर कब से मेयर बनी हुई है, आज तक कांग्रेस हेरिटेज के अंदर समितियों का चुनाव नहीं कर पाई है, अपनी समितियां बना नहीं पाई है। तो बताइए कि कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस की आज बहुत ज्यादा दयनीय थी, डूबता जहाज है, कोई उसमें रहने को पसंद ही नहीं करता कांग्रेस के अंदर। ये तो कांग्रेस की स्थिति है। तो बार बार 100 से ज्यादा सीट से जीतने का दावा कर रहे हैं, इसका गणित भी बता दीजिए कैसे? गणित तो ये है कि कांग्रेस के कई सारे पार्षद है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार बैठे हैं कि बोले साहब हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आके भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसको चुनाव वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस आज डूबता जहाज है। कांग्रेस के डूबते जहाज में कोई भी रहना नहीं चाहता है। आप देखिए आज गुजरात के, हिमाचल के चुनाव हो रहे हैं और भारत तोड़ो यात्रा कहां कर रहे हैं? गुजरात और हिमाचल से बाहर। तो आप, क्योंकि अगर गुजरात और हिमाचल में राहुल बाबा आ जाएंगे तो हो सकता है जो 10-20 सीटें भी मिल रही है ना, वो भी इनको नहीं आएगी। तो ये तो कांग्रेस का हाल है सब। चलिए हमारे साथ में पंकज जी, सुरेश जी कह रहे हैं कि कई कांग्रेस के पार्षद है जो भाजपा में आना चाहते हैं, भाजपा को वोट करेंगे, ये इनका दावा है। देखिए, मेरी बात सुन ली, मेरा सवाल सुन लीजिए। अभी फिलहाल कांग्रेस के 49 पार्षद है, हेमा सिंघानिया को आपने उम्मीदवार बनाया है, कैसे जीतेंगे आप? देखिए, हम हमारे विकास के मॉडल पे जीतेंगे। राजस्थान की जो सरकार है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, वो लगातार विकासशील कार्य कर रही है। और जिस तरीके से ये सवाल उठा रहे थे बिल्कुल खुलेआम, इस तरीके से इन्होंने अभी आप रुक जाइए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। तो जिस तरीके से इन्होंने बातों को रखा कि इनके पार्षदों को ये सबसे मिलने दे रहे हैं, बात की, ये सबसे बड़ा तो झूठ ये यही बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति। भाई 2 नगर निगम जयपुर में बनाया है और विकास की दृष्टि से बनाया है। कौन सा विकास? अकेले कांग्रेस का हो रहा है? कौन सा विकास हो गया? जयपुर को गर्त में लगा दिया आपने, जयपुर को गर्त में लगा दिया। कौन सा विकास की बात बोल रहे हो आप? बोलो ना, लेकिन आप क्यों झूठ बोल रहे हो? यहाँ पे आके झूठ क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे नहीं, अपना नंबर आएगा, आपका भी नंबर आएगा। मैं अपनी ईमानदारी से बात रखूंगा, तो आप बाद में जवाब दीजिएगा, आपको मौका मिलेगा। तो जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति, भैया हमने 2 नगर निगम डेवलप कर दिए, 2 नगर निगम बना दिए, तो उसमें कहां तुष्टीकरण की राजनीति हो गई? 2 नगर निगम में से एक के आपके मेयर है, एक में कांग्रेस की मेयर है। उसमें पीछे जो सोच थी वो विकासशील सोच थी कि लगातार 2 मेयर लगने से काम लग रहा है सोच पूरी हो रही है।
क्या जो विकास की सोच थी वो पूरी हो रही है? आपको लग बिल्कुल, रहा है आप हम सहमत हैं? लगातार देखो, ये सतत प्रक्रिया, विकास एक सतत प्रक्रिया, उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार चीजों को डेवलप कर रहे हैं, लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही एक सोच थी कि जो 2 नगर निगम बनाए गए, लेकिन इनका ये कहना कि ये तुष्टिकरण की राजनीति है, बिल्कुल हास्यास्पद है। तुष्टिकरण की राजनीति इस देश में सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा अब जानने लग गया कि धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग भेद की राजनीति कौन सी पार्टी करती है। और ये जो कह रहे थे भारत तोड़ो, मैं इनके इस बात से बिल्कुल असहमत हूं और अपनी घोर आपत्ति जताता हूं कि ये इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं करें। भारत को एक संपूर्ण माला में पिरोने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, कैसे कश्मीर को आप शामिल कर रहे हो क्या भारत जोड़ो के अंदर? क्या पाक अतिथियों को, पीएको को भारत में शामिल कर रहे हो क्या? अस्काई चीन को भारत में शामिल कर रहे हो क्या? तब तो मानते कि भारत जोड़ो यात्रा है आपकी। अपनी बातों भारत जोड़ो यात्रा होगी। आपका नंबर आएगा ना, आप क्यों बीच मैं बीच में शांति बोलने से लग जाते बात कर रहा हूं, आप हो? बात आपका कंप्लीट नंबर कीजिएगा, आएगा, हर एक बात आरोप का कीजिएगा। जवाब देना, पूरा आपको समय दे रहा हूं मैं। तो देश को जो हम एक सूत्र में पिरोने का काम भारतीय कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार भारत जोड़ो यात्रा, वो कह रहे हैं किस तरीके का टूटा हुआ भारत है। देखिए, भारत टूटने का मतलब टुकड़े टुकड़े होना नहीं है, टुकड़े, इसमें भारत जोड़ने का मतलब है जो देश उम्मीदों से टूट गया है। आपने रोजगार के वादे किए थे, एक युवाओं को उम्मीद थी, वो उम्मीद टूटी है, हम उस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने कहा था कि एक प्रेम पूर्वक देश में भाव होना चाहिए, लेकिन वो नफरत आपने फैलाई, उस नफरत को तोड़ के हम एक प्रेम का भाव प्रकट करना चाहते हैं, उस तरीके से भारत जोड़ना चाहते हैं। जी चलिए, हाँ, भारत जोड़ने पर हम डिबेट नहीं कर रहे। अपना मुद्दा ये था कि महापौर उपचुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है और आप कहते हैं कि आप जोड़तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, तो फिर कैसे जीतेंगे? आप बोल रहे हैं आप विकास के नाम पर जीतेंगे, तो वोट तो आपके पास 49 ही तो है पार्षद। बिल्कुल, हमें 21 लोगों के समर्थन की जरूरत है लगभग नगर निगम में, और उसमें से बहुत सारी असहमति तो इनके खुद के पार्षदों में है। आप कविता कटियार जी देख लीजिए, भारती लखियानी जी, सुखप्रीत बंसल जी देख लीजिए, ये सब लोग अब नाराज हैं। और हम तो बिल्कुल खुलेआम मैं कह रहा हूं यहां से कि जो भी लोग विकास में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, जो भी पार्षद विकास में भागीदारी निभाना चाहते हैं, वो महापौर के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे। और क्योंकि एक कड़ी से कड़ी मिलेगी तो ग्रेटर नगर निगम जयपुर में ज्यादा अच्छे से काम हो पाएगा, ज्यादा अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो पाएगा। तो इसमें दो राय नहीं, हम तो चाहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुने पार्षद और हमें वोट दे हमारे महापौर के कैंडिडेट को, तो हमारा महापौर का कैंडिडेट जीतेगा तो अच्छे तरीके से हम विकास कर पाएंगे। सुरेश जी से जवाब ले लेते हैं, फिर राहुल जी के पास आएंगे। मैं 10 जी इनसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये कह रहे कि साहब विकास की भागीदारी में सहयोग करें। अब इनसे पूछिए कि आज जयपुर के अंदर हेरिटेज की इतनी बदतर पोजीशन है, गलियों के अंदर सफाई नहीं हो रही है, रोडें खराब है, लाइटें नहीं है, ये क्या किस बात की बात कर रहे हैं? या तो भ्रष्टाचार की भागीदारी में समर्थन की बात कर रहे हो तो बात समझ में आती है, क्योंकि आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 है कांग्रेस। आप देखिए, इनके नेता खुद बोल के जाते हैं कि भाई 1 रुपए में से 85 पैसे हम हमारे भ्रष्टाचार में ले लेते हैं। तो वो भ्रष्टाचार की जर्नी कौन है? कांग्रेस है। आज आपने देखा होगा भरतपुर की एक घटना, 800 रुपए की टेबलेट के 3 लाख रुपए का बिल उठा है। 800 रुपए की टेबलेट का 3 लाख रुपए का बिल उठा है। 150 रुपए का जेल जो है उसका 14,000 रुपए का बिल इन्होंने उठाया है। भ्रष्टाचार की जर्नी कौन है? कांग्रेस। तो भैया जो जहां भ्रष्टाचार की जर्नी है वहां पे कोई जाना नहीं चाहेगा। सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख बन रहे हैं, क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्व गुरु है, जो पूरा वर्ल्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को मानता है, तो उसके साथ आने को तैयार है। और आप जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हो, भैया पहले कांग्रेस को जोड़ लो। आपके कितने नेता तोड़ तोड़ के जा रहे हैं, छूट छूट के जा रहे हैं, उनको तो बचा लो आप, इसके बाद में भारत जोड़ने की बात करना। हाँ सुरेश जी, अभी आपने आरोप लगाया कि हेरिटेज नगर निगम में हालात क्या है वो किसी से छिपे नहीं है, और कई तरह के आरोप आप लगा रहे हो। वहां विकास, चाहे सफाई की बात हो, चाहे रोड लाइट्स की बात हो। ग्रेटर नगर निगम में क्योंकि आपका बोर्ड है, 5 ऐसे काम गिनाइए जो कि आपने किए हो। दर्श जी, मैं कह रहा हूं चाहे ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, स्थिति क्योंकि अधिकारी किसके कंट्रोल में है? मुख्यमंत्री जी के कंट्रोल में है कि राज्य सरकार के कंट्रोल में है? अधिकारी सुनते ही नहीं है, अधिकारी सुनते ही नहीं है। अधिकारी तो आप हम अभी देखो ना, आपने सांगानेर के एमएलए ने धरना प्रदर्शन क्यों किया? इसीलिए किया कि भैया काम करो, काम। आप ये बताओ ना, अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं साहब, भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। आज आप ये देखिए, आए दिन अधिकारी ट्रेड क्यों हो रहे हैं? भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं, नहीं हो रहे? लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज ग्रेटर की स्थिति हेरिटेज से लाख गुना बेटर है। यहाँ पे तो फिर भी 5 काम गिनाइए। मैं कह रहा हूं लाइट व्यवस्था हेरिटेज से ज्यादा बेटर है,
लाइट सफाई व्यवस्था हेरिटेज से ज्यादा बेटर है, सफाई व्यवस्था उससे बेटर है, धरना दे लेकिन चेयरमैन के खिलाफ धरना दे चुके हैं। देना क्या करें? बेहतर होती तो आप धरने नहीं मुझे देते। बताइए कि अगर अधिकारी सुनने का, आप 5 कामों में जो पहला काम गिना रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर अधिकारी सुनेंगे नहीं तो हमको धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन आप आपकी ही चेयरमैन के खिलाफ धरना दे रहे हैं, तो जो पहला काम आप गिना रहे हैं उसकी सच्चाई मैंने आपको बता दी। मैं बता रहा हूं, आज ये बताइए कि हेरिटेज से बेटर ग्रेटर इसलिए है कि आप सफाई व्यवस्था के अंदर देख लीजिए, वहां की गलियों की क्या स्थिति है वो देख लीजिए, ग्रेटर की स्थिति। फिर भी मैं ये कह रहा हूं क्योंकि अधिकारी, आपने देखा होगा सोम्या जी के साथ क्या हुआ, अधिकारी के, मैं तो नहीं कह सकता कि भाई ठीक है आज कोर्ट ने और आप कहीं भी जाके उस चीज को कर रहे हो, लेकिन आज सोम्या जी के साथ में अन्याय हुआ है और उसमें सरकार की मिलीभगत हुई है। तो इसलिए भैया ये चीज तो कांग्रेस तो ये तो भूल जाए कि सब हम मेयर बना लेंगे और वो कर लेंगे। भैया ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आज पार्षद है और हम 100 से ज्यादा पार्षदों की सहमति, 100 से ज्यादा पार्षदों के साथ में मेयर जीत के आएगा हमारा। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया। राहुल जी हमारे साथ में। राहुल जी, आप देखिए, सवाल पूछा था कि ये आरोप लगा रहे थे हेरिटेज नगर निगम ने काफी बुरी स्थिति है वहां पर और ग्रेटर में अच्छी है। मैं 5 सवाल पूछे, 5 विकास कार्य ऐसे बता दीजिए, तो ये बात कैसे घुमाई जा रही है, अब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो राजनीतिक दल से आते हैं, राजनीतिक दल के नेताओं को पता है कि किस तरह से बातें घुमाई जाती है, मुद्दों को कैसे भटकाया जाता है। जहाँ तक हेरिटेज की ग्रेटर से तुलना की हम बात करें, हालात सेम हैं, एक परकोटे के अंदर है, एक परकोटे के बाहर है। गंदगी अंदर भी है, गंदगी बाहर भी है, कचरे अंदर भी नहीं उठ रहे, कचरे बाहर भी नहीं उठ रहे। हालात दोनों के सेम हैं, क्योंकि आपका मेयर, आपका अधिकारी, हमने देखा था कि कोई ना कोई तालमेल नहीं है। ये बात भी ठीक है कि अधिकारी सुनते नहीं है, सरकार में भी आरोप लग रहे हैं, निगम में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। पार्षद कई बार कहते हैं कि हमें अधिकारी सुन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक पुराने राजनेता का उदाहरण में मैं आपको देता हूँ। घोड़े की जो लगाम होती है वो घुड़सवार के हाथ होती है। ये बात ठीक है, चलो अधिकारी अपनी बात, लेकिन यदि घोड़े की लगाम घुड़सवार खींच के रखेगा तो अधिकारी सुनेगा। अधिकारी की क्या भी साथ, आप जनता के चुन प्रतिनिधि हैं, आपके अगर नहीं सुनवा आप धरने पे बैठिए, भूख हड़ताल में बैठिए, जनता के साथ बैठिए, काम करवाइए। आपको चुन के काहे के लिए भेजा है? यही सबसे बड़ी विडंबना है ना कि इनसे जब पूछा आप ये कह के बच नहीं कैसे विकास होगा तो अधिकारियों पर टाल रहे। मैं वही बताऊं, आप यह कह के बच नहीं सकते कि जनता कि हम काम कैसे करें कि अधिकारी हमें सुन नहीं रहे। ये कोई बहाना नहीं चलता। जनता ने आपको चुना है, पार्षद बनाया है, मेयर बनाया है, तो जिम्मेदारी आपकी है। अधिकारी को वोट नहीं मिले हैं, आप ये कह के बच नहीं सकते कि अधिकारी हमें सुन नहीं रहे। जी, अधिकारी कहीं ना कहीं सुनवाना पड़ेगा। तरीका आप देखिए लोकतंत्र में क्या तरीका अपनाया जा सकता है। कहीं ना कहीं कमी आपकी इस वजह से अधिकारी नहीं सुन रहे। निश्चित रूप से। जी, चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। दशक का अटूट विश्वास, अखबार नहीं पत्रिका टीवी बना आम जन की आवाज। मिशन राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वैकल्पिक ऊर्जा की। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग पत्रिका से कीजिए सुबह की शुरुआत। एजेंडा टुडे में आज क्या खास, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार के साथ। खबरों का विश्लेषण और काम की बात। राजधानी घुमाएगी पिंक सिटी एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तो मरुधरा की पूरी तस्वीर दिखाएगा खबर राजस्थान। खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। तो करते हैं अगली खबर का। इस दुनिया में देखिए भारत और दुनिया की सबसे सटीक जानकारी। नमस्कार, आप देश रहे हैं देश दुनिया, आपके साथ मैं हूं आशीष। तो टॉप घटनाक्रमों को दिखा रहा पत्रिका ट्रेंडिंग। खबर वही जो आप नहीं चले। आओ गांव चले में खेती किसानी की बात। हेलो डॉक्टर में पूछिए सेहत और तंदुरुस्ती का राज। अच्छी मात्रा में अगर आप उसमें एनर्जी लेते हो तो आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहती है। सकारात्मक खबरों का सही प्लेटफॉर्म पत्रिका गुड न्यूज। गुड न्यूज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे सकारात्मक खबरें। प्राइम टाइम में खबर, असर और उसके मायने पर बात। मामले फर्जी दर्ज होते हैं, बिल्कुल देखते रहिए पत्रिका टीवी दिन भर टाटा प्ले और हैथवे प्लेटफॉर्म्स पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महापौर उपचुनाव का रणभेरी बज चुकी है। 10 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि ग्रेटर नगर निगम की महापौर कौन होगी। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से सुरेश गर्ग जी हैं। सुरेश जी, जिसे रश्मि सैनी पर आपने भरोसा जताया, लेकिन वो तो पहले से ही फ्लॉप है, क्योंकि आप ही की पार्टी के पार्षद उनके खिलाफ धरना तक दे चुके हैं। कैसे सभी को खुश रख पाएंगे वो? देखिए, अब देखो, इतना बड़ा हमारा संगठन है तो कहीं की नाराजगी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। रश्मि जी अच्छा काम करेगी और काम करके बताएगी कि किस तरह से ग्रेटर के अंदर सफाई व्यवस्था है, आपकी लाइट व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था, वो सब पे वो काम करेगी, निश्चित रूप से करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। विधानसभा क्षेत्र से आती है, आप बड़े संगठन की बात तो कर रहे हैं, बहुत निश्चित तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का आप दावा करते हैं। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से वो आती है। 25 पार्षदों में से 12 से ज्यादा पार्षद उनके खिलाफ है, धरना दे रहे हैं। वो जो पार्षद जो नाराज है, वो अपने जो सब बिजली समिति के जो चेयरमैन है उस बेसिस पे नाराज थे, लेकिन आज की तारीख में वो नाराज नहीं है। वो भी आज हमारे साथ है और वो सब रश्मि जी को ही वोट देंगे और रश्मि जी को ही मेयर बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो है, उनकी जो भी समस्या है उस समस्याओं को जायज है तो उस समस्या को सोल्व होगा और समस्या का समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में रोड पे जो ये आज आपने देखा नहीं कि इनके मंत्री, एक मंत्री कह रहा दूसरे मंत्री के लिए कि साहब इनका अलाइनमेंट खराब है, एक मंत्री कह रहा है कि साहब ये तो गुलाम है, एक क्या कह रहा है, तो आप ये देखिए ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है ना। देखिए, पहले तो मैं बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता से आग्रह करूंगा कि वो शांति से सुने, वो बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। अब मैं अपनी बात रखूंगा कि जो कुछ इन्होंने मुद्दे उठाए, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार की बात, तो पूरा प्रदेश जानता है कि इनके मेयर किस आरोपों में बर्खास्त हुए हैं। भ्रष्टाचार, कैमरे के सामने घूस लेते हुए कौन पकड़ा गया है? मेयर के पति पकड़े गए हैं, इनके आरएसएस के बड़े पदाधिकारी पकड़े गए। तो इनको ये कहते हुए थोड़ा सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। इन भ्रष्टाचार में तो इनके खुद के नेता पकड़े गए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अधिकारी हमें काम नहीं करने। भैया, अधिकारी आपको काम नहीं करने दे रहे, आपका नेतृत्व कमजोर है, तो फिर दीजिए, कांग्रेस को मेयर को समर्थन दीजिए और कांग्रेस के मेयर को जिताइए। हम लोग करेंगे काम, मिलकर करेंगे, हम लोग लगातार काम करेंगे। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, इनकी जो रश्मि सैनी जी उम्मीदवार बनी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वो विद्युत जो चेयरमैन है उनकी सेल की, उसमें भी इनका ऑलरेडी इतना विरोध हो चुका है, इनके ही पार्षद लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ये संभावनाएं बन जाती है कि पार्षद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने हैं और कांग्रेस के जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनको अपना समर्थन दे। तो हम तो आग्रह करेंगे उनसे, हम तो निवेदन करेंगे कि वो समर्थन दे और जो जयपुर का विकास होता है, जयपुर की शहरी सरकार बनने में अपना योगदान दे, जयपुर के विकास को एक अपर लेवल पे लेकर आप विकास करेंगे जयपुर का? बिल्कुल, हम लोग तो कृत संकल्पित हैं। मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, हम ना सिर्फ जयपुर के लिए, हम पूरे प्रदेश के लिए विकास की कई योजनाएं लेके आए हैं। उसमें आप दे सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सभी के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सड़क हो, अभी दीपावली से पहले सड़कें टूट गई थी, बारिश की वजह से हमने लगातार उनको रिपेयर करने का काम किया है। लगातार उसके लिए नया बजट अलॉट हुआ है। चलिए, तो काम हो रहा है ना, काम हो रहा है। हेरिटेज नगर निगम आपने बनाया, अब तक समितियां क्यों नहीं बना पाई? देखिए, समितियां नहीं बन पाई, उसके लिए उसके पीछे कई राजनीतिक कारण हैं। क्योंकि आप जानते हैं, जब कई क्षेत्रों के अलग अलग विधायक हैं, जयपुर में इतने सारे 4-5 विधायक हैं, तो कई जगह कुछ पॉइंट्स पे सहमति नहीं बनी। जब आम सहमति बन जाएगी तो उस पर भी काम होगा। तो क्या सिर्फ महापौर विकास करेगी जयपुर का? नहीं, जयपुर का सारे पार्षद लोग मिलकर सारी देखो, कोई भी विकास जो होता है, पार्षदों के मन में तो गुस्सा है। महापौर हमारी शहरी सरकार की कड़ी है, प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार, और हम तो ये आग्रह करते हैं कि कड़ी से कड़ी मिलाने का काम करें। जब शहरी नगर निगम जयपुर में भी, ग्रेटर में जयपुर में कांग्रेस की महापौर हो जाएगी तो एक कड़ी से कड़ी मिल जाएगी और लगातार कंप्लीट हो पाएगी। हाँ, उसकी बात कर ले। आप बता दीजिए 5 काम हेरिटेज नगर निगम ने जो किए। देखिए, जयपुर की हेरिटेज में लगातार अच्छे काम हुए हैं। भले आप पोल्स को विद्युतीकरण करने का प्रॉपर काम हो, अंडरग्राउंड विद्युतीकरण भी कई जगह स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा आप सड़कों का काम करने की बात करें, कई जगह नवीन डामरीकरण हुआ है, जैसे सीमेंट की सीसी रोड भी बनी है लगातार। इसके अलावा पार्कों में आप पार्कों को एस्टेब्लिशमेंट करने का काम हो, वहां जिम से जो रिलेटेड इक्विपमेंट्स हम लोगों ने लगाए हैं, झूले लगाए हैं बच्चों के लिए, हरियाली के लिए भी हम लोग कंसर्न है। उसके अलावा कई जगह हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हैं और जो सफाई व्यवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें लगातार सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी की है और जो
पहले जो सौम्या गुर्जर जी जो महापौर थी और उस समय की निवर्तमान, उनके जो टाइम पे जो कंपनी को ठेका दिया था उसको निरस्त करके लगातार और कंपनियों को ट्राई कर रहे हैं कि किसी और कंपनी से अच्छे प्रॉपर तरीके से काम होने के लिए जो व्यवस्था में बेड़े में और वाहन शामिल किए जा सके, उसके लिए फेरे भी बढ़ा दिए गए हम लोगों ने। चलिए पंकज जी, आपने इतनी सारी अच्छी उपलब्धियां बता दी, अब आपको हकीकत बताता हूं। हेरिटेज नगर निगम की हकीकत यह है कि कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए फंडिंग नहीं है। पार्षद जब आयुक्त के पास जाते हैं तो आयुक्त साफ तौर पर किसी भी चीज को साइन करने के लिए, सैंक्शन करने के लिए इनकार कर देता है और साफ ये कहता है कि हमारे पास में बजट नहीं है। दूसरी चीज सफाई व्यवस्था की, तो सफाई व्यवस्था में इतने सारे लोग हैं जो कि नौकरी वो केवल कागजों में है, धरातल पर वो नहीं है। आप एक बार बता कीजिए उसमें बात शेयर मैं आपकी बात कुछ बातों से सहमति रख सकता हूँ, कुछ खामियां हो सकती हैं, कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन हम लगातार उन्हें दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। जहां जहां इंप्रूवमेंट की नीड है वहां बिल्कुल मैं संजीदगी के साथ और संवेदनशीलता के साथ इंप्रूवमेंट करने को भी रेडी हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि हम 100% सब सही कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं लगातार अच्छा विस्तार देने के लिए, लगातार विकासशील प्रक्रिया को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लगातार जहां जहां इंप्रूवमेंट की, लेकिन ये इंप्रूवमेंट नहीं है, घोटाला है। नहीं, किस तरीके का घोटाला? जब कर्मचारी कागजों में दिख रहे हैं और धरातल पर नहीं मेरे दिख रहे संज्ञान में ऐसा कोई मैटर नहीं तो है। मैं तभी आपको कह रहा हूं हकीकत इसलिए बताइए आपको। मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जब कोई संज्ञान में नहीं है चीज। चलिए हमारे साथ में राहुल सिंह जी है। राहुल जी, क्या लगता है, क्योंकि जयपुर शहर की जो सफाई व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है और अब तो हर जगह केवल विरोध नजर आता है। पार्षद अधिकारियों पर आरोप लगा देते हैं कि वो काम उनकी सुन नहीं रहे। क्या 2 नगर निगम बनाना ही जयपुर के लिए अभिशाप बन गया है? देखिए, 2 नगर निगम का जो कंसेप्ट था वो बुरा नहीं है कंसेप्ट। जैसे जैसे शहर बढ़ता है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो ये चीज़ें आती है। पहले हमने देखा था कि किसी ज़माने में नगर परिषद हुआ करती थी, उसके बाद नगर निगम बना, नगर निगम के बाद अब 2 नगर निगम बने। तो ये बात तो ठीक है, अगर 2 प्रयोग किए हैं, हेरिटेज बनाया है, ग्रेटर बनाया है, बस ये है कि उसकी जो परिणाम है वो आने चाहिए। वार्ड छोटे होने से सफाई व्यवस्था अच्छी होती है, कर्मचारियों की जरूरत भी कम पड़ती है, लेकिन हो नहीं रहा ऐसा। चाहे ग्रेटर की बात करें, चाहे हेरिटेज की बात करें, कंसेप्ट ठीक था। बड़ा शहर हो रहा है धीरे धीरे, एक नगर निगम के भरोसे नहीं हो सकता। 2 नगर निगम बनाए, अच्छा कंसेप्ट था, लेकिन उस कंसेप्ट के अनुसार काम नहीं होगा। कमी किसकी है? सरकार ने अच्छा प्रयोग किया था, 2 बनाए, लेकिन कमी किसकी है? हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे पार्षद हैं, चाहे मेयर हैं, ये जो अधिकारी जिस तरह के जो लगे हुए हैं, जो सिस्टम से जो आजकल व्यवस्थागत अधिकारी लगते हैं, उस सिस्टम के अनुसार वो काम करते हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। अधिकारी रहता है, उसको पता है जनता, उनको तो वोट लेने नहीं है, वोट लेने हैं पार्षदों को, पार्षदों के काम नहीं करेंगे, वो चुनाव हार जाएंगे। और पार्षदों की भी दिक्कत आजकल इसलिए भी नहीं होती कि अगली बार वार्ड रिजर्वेशन जो है वो बदल जाता है, तो पार्षदों को भी नहीं पता चलता कि अगली बार क्या पता उसका वार्ड रिजर्व हो जाए सामान्य से या जो भी हो जाए, तो वो भी इस चक्कर में नहीं रहता। पता अगली बार पता नहीं चुनाव लड़ पाए, नहीं लड़ पाए, रिजर्व हो जाए, महिला हो जाए सीट। तो ये भी एक चीज वो बड़ी कमी है इस चीज़ की। और सबसे बड़ी जो कमी है ना, जो अपन हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, तोड़ फोड़ की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर ये जो दलीय कानून है, जैसे अपन विधानसभा लोकसभा में लागू है, राजस्थान के अंदर ये जो स्वायत्त शासन जो है, इसमें ये कानून लागू नहीं है। अगर इस तरह का कोई कानून बने तो कम से कम ये तोड़ फोड़ की स्थिति, जो ठीक है तोड़ फोड़ फिर भी होती है, लेकिन फिर भी कम से कम कहीं ना कहीं कुछ हद तक हॉर्स ट्रेडिंग को, जो पार्षद एक वोट डाल देते हैं एक दूसरे के दलों के अंदर, वो कम से कम रुके। तो होना ये चाहिए कि जो भी पार्षद बने शहर के, अपनी जनता के डेवलपमेंट के लिए सोचे, अपने वार्ड के साथ। यदि वार्ड साफ होगा तो शहर साफ होगा, और यदि हम अपना वार्ड ही गंदा रखेंगे तो शहर ऑटोमेटिकली गंदा होना स्वाभाविक है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि 2 नगर निगम बनाने के पीछे जो मकसद है या मंशा है वो क्या था, विकास या वोट बैंक? देखिए, दोनों चीज़ें मैं इसमें शामिल कर सकता हूँ। राजनीतिक मकसद भी था इसका कि हेरिटेज के अंदर, चूँकि कांग्रेस पार्टी के जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, चाहे सिविल लाइन्स की बात करें, चाहे हवा महल की बात करें, चाहे किशनपोल की बात करें, चाहे आदर्श नगर की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के MLAs थे और उनको लगता था कि कहीं ना कहीं पार्षद भी चुन के आएंगे तो हमको एक नगर निगम हमारा कब्जा बन जाएगा कम से कम। क्योंकि अब तक का जो इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लगातार मेयर बनते रहे हैं। हालांकि जब सीधा इलेक्शन हुआ तो ज्योति खंडेलवाल ने एक बार चुनाव जीता था, लेकिन जब दूसरे तरीके से चुनाव हो गए प्रत्यक्ष रूप से, तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लगातार
चुना आ गया है। तो ऐसे में कंसेप्ट भले ही राजनीतिक हो, लेकिन बुरा नहीं था कंसेप्ट, प्रशासनिक दृष्टि से कंसेप्ट ठीक था। कारण भले ही राजनीतिक हो कि छोटा शहर हो, छोटे वार्ड हो, कम जनता हो, तो उसका अच्छे से सफाई व्यवस्था, नाली, सड़क वड़क जो भी है वो अच्छी तरह से सुधर सकेगी, और ये कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन हम उस चीज का फायदा नहीं उठा पाए तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो है ही। जी, कहीं ना कहीं कमजोरी है। हमारे साथ में पंकज शर्मा जी हैं, बार बार वो कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कह रहे हैं। पंकज जी, हेरिटेज नगर निगम में आपका बोर्ड है, महापौर आपकी है, सरकार आपकी है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, तो फिर क्यों आदर्श स्थापित नहीं कर पा रहे आप? देखिए, हमारी सरकार को लगभग 3 वर्ष अभी हो चुके हैं, और जो शहरी सरकार में हमारे महापौर को जो अभी टाइम हुआ वो ऑलमोस्ट 2 साल हुए हैं। उन 2 सालों में भी हमने लगातार अच्छे काम करने की कोशिश की है, क्योंकि एक विकास और कोशिश, अच्छे काम एक लगातार चलती हुई प्रक्रिया है। जिसमें भले ही पार्कों का डेवलपमेंट करना हो, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, लाइटों का, रॉबर्ट बोल का जो सही अंडरग्राउंड करना हो, इसके अलावा जो कुछ सीसी लाइट्स वगैरह होते हैं, सीसीटीवी कैमरा वगैरह होते हैं, जो सीमेंटेड जो रोड्स हैं वो बनाने का काम हो, तो लगातार हम काम दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। और चूंकि देखो हेरिटेज में छोटी छोटी गलियां हैं, तो वहाँ कुछ अवरोध भी लगातार पाए जाते हैं। उन अवरोधों को भी दूर करके सारी चीज़ों को, बहुत सारी इमारतें जो जर्जर हो चुकी है, उन चीज़ों पे भी हम लगातार फोकस कर रहे हैं। तो लगातार काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और क्योंकि लगातार लंबे टाइम तक वहाँ पे बीजेपी का बोर्ड रहा है, अभी बहुत लंबे टाइम बाद हमें मौका मिला है, तो हम लगातार सुदृढ़ीकरण करने का काम कर रहे हैं। चलिए, अब अगला सवाल मेरा आप दोनों से है, क्योंकि दोनों ने ही जब चुनाव में जीतने के बाद यही कहा था कि शहर को साफ रखना सबसे पहली प्राथमिकता है। अब तक भी शहर की जो रैंकिंग है वो किसी से छिपी नहीं है। टॉप 10 में जयपुर कब आएगा और अब तक क्यों नहीं आया? सबसे पहले सुरेश जी आप जवाब दे, फिर पंकज जी से लेंगे। देखिए दर्जी, बिल्कुल निश्चित रूप से हम शर्मिंदा हैं कि आज राजस्थान और जयपुर टॉप 10 के अंदर नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। जिस दिन डबल इंजन की सरकार आएगी, निश्चित रूप से जयपुर जो है नंबर 1 आएगा। हम इंदौर से भी पहले जयपुर को नंबर 1 बनाएंगे, क्योंकि अधिकारियों पे लगाम रखना बहुत जरूरी है। जो आज ये कह रहे हैं ना कि साहब हमने सड़कें बना दी, वो तो क्या फिर जनता ठगी गई क्या? जनता ठगी नहीं है। देखो इन्होंने दो, आज मुझे बताइए दर्ज जी, इनका मकसद सरकार आएगी तब होगा, मतलब आने वाले 3 साल में या 2 साल में तो नहीं होगा। नहीं, हम काम करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने, कैसे बोल सकते हैं? इन्होंने, मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि साहब हेरिटेज के अंदर हमने सड़कें बनवा दी है, सिरसी रोड बना दी, पार्क बना दी। आप जाके देखिए, न तो सिरसी रोड बनी है, न पार्क बने, न लाइटें लगी है, कुछ भी नहीं हुआ हेरिटेज के अंदर। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। पैसा आया है, केंद्र सरकार से भी आया है, राज्य सरकार से पैसा आया, लेकिन वो पैसा ऊपर के ऊपर चला गया है, कागजों के अंदर पैसा चला गया, लेकिन धरातल पे पैसा नहीं आया। हम जब हमारी सरकार आएगी 2023 के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार आएगी, फिर राजस्थान का विकास देखिए। जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है ना राजस्थान के अंदर, जो उस भ्रष्टाचार को हम बंद करेंगे। मोदी जी का एक ही कहना है कि इंडिया के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए। आज केंद्र सरकार के अंदर 9 साल हो चुके हैं, लेकिन एक भी मोदी जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन आज राज्य सरकार के अंदर आए, इनके मंत्री खुद बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक मंत्री बोलता है, खनन मंत्री के ऊपर आरोप लगातार, एक जलदाय मंत्री के ऊपर आरोप लगातार, एक किसी दूसरे मंत्री के पर, कभी परिवहन घोटाला। क्या ये राजस्थान की दुर्दशा? उस राजस्थान की दुर्दशा को भारतीय जनता पार्टी सुधारेगी। चल जाते हैं सुरेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम आप में आपका बोर्ड है, आपने समितियां भी बना दी, महापौर आपकी है, टॉप 10 में शहर क्यों नहीं आ पाया सफाई में? मैं बता रहा हूं ना, अधिकारी के ऊपर कंट्रोल क्या है कि राज्य सरकार ने जो एक पावर दे रखी थी, वो पावर पहले महापौर पे, जब हमारी सरकार थी, जब पावर महापौर के ऊपर, महापौर के पास हुआ करती थी। आज क्या है, मैक्सिमम पावर कमिश्नर के पास में है। अगर वो पावर का अगर विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो बहुत बड़ी समस्याएं आएगी। आज आप ये देखिए कि चाहे इनके ज्योति खंडेलवाल जी भी पहले मेयर रह चुकी, वो भी हमेशा 5 कमिश्नर चेंज करा चुकी थी, क्योंकि वो सुनते ही नहीं थे ना। सुनते कहां से? क्योंकि वो राज्य सरकार के अधीन में काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या को हम जड़ से खत्म करना चाहेंगे, और निश्चित रूप से जयपुर है, जयपुर को टॉप 10 के नंबर 1 बनाएंगे हम। चलिए पंकज जी, अब आप भी जवाब दे दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो मुद्दों से ध्यान भटकाने में बड़े माहिर हैं।
मैं ये जो बात है कि हम किस तरीके से डेवलपमेंट करें कि देखिए कांग्रेस का जो बोर्ड है वो बहुत कम समय में रहा है जयपुर में, और जितने भी समय में रहा है कांग्रेस में उस पर अपना एक अच्छा माइलस्टोन क्रिएट किया। आप देखेंगे ज्योति खंडेलवाल जी के टाइम पे ये जो रैंकिंग है बहुत अच्छी इंप्रूव थी। तो जाहिर तौर पे बिल्कुल आप डेटा उठा के देख लीजिए, ज्योति खंडेलवाल जी के टाइम पे कौन सी रैंकिंग हो गई थी, इंप्रूव थी और अच्छे शहरों में जयपुर शामिल था। जाहिर तौर पे अभी के वर्तमान समय में कुछ कमियां जरूर रही हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय कम रहा है नगरीय विकास में, अभी 2 साल ही हमें लोगों को मिले हैं बोर्ड को बने हुए, और लगातार हमारी मेयर अच्छा काम कर रही है। 4 साल तो सरकार को एक अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए पूरा कार्यकाल तो चाहिए होता है। कार्यकाल चाहिए। 4 साल हो गए आपको राज्य में? कहाँ 4 साल हो गए सर? आपको राज्य सरकार को 4 साल हो गए? 4 साल हो गए भैया, राज्य में 4 सरकार कंप्लीट हो रहे हैं। 4 और क्या है, राज्य सरकार के अधीन ही तो आएगा ना। नगरीय विकास भी राज्य सरकार, नगरीय विकास भी भैया राज्य सरकार के अधीन है। जब आप 4 साल के अंदर राजस्थान में निकल पाए तो अब 1 साल के अंदर क्या कर पाओगे? जब 4 साल के अंदर राजस्थान में कुछ निकल पाए तो अब क्या कर पाओगे? 4 साल कंप्लीट हो गए आपके 2019 के अंदर राजस्थान 2000। मुझे बताइए कि आप बताइए 2018 में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे राजस्थान में, कब से आपकी 4 साल से सरकार है? 2018 में नवंबर में इलेक्शन हुए, 2018 में नवंबर। अरे भैया 4 साल से तुम राज्य का हो चुका है तो राज्य का विकास करो ना, आप विकास करो ना राज्य का। 2020 से नगर निगम, 2020 से नगर निगम, 2020 से नगर निगम म्यूट है। आप दोनों म्यूट हैं। राहुल जी फाइनल कमेंट इनकी चिल्लाहट पर दे दीजिए, क्योंकि विकास से तो इनका बस की है नहीं, क्योंकि अधिकारी इनके सुनते नहीं है। चिल्लाना इनको बहुत अच्छे से आता है। फाइनल कमेंट, छोटा सा कमेंट। देखिए राजनीति में जो भी प्रवक्ता होता है वो अपनी पार्टी की बात कहता है। मुद्दों को भटकाना, डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि जयपुर क्यों पिछड़ा है, चाहे हेरिटेज की बात हो चाहे ग्रेटर की बात हो। एक जगह बीजेपी का मेयर है, एक जगह कांग्रेस पार्टी का मेयर है। लगातार सवाल उठता है कि जयपुर में हम टॉप 10 में क्यों नहीं पहुंच पाए, चाहे सफाई की बात हो या दूसरे इश्यूज़ की बात हो। हम वहीं के वहीं ऑलरेडी लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। तो जनता के प्रतिनिधियों को, पार्षदों को, उनके प्रवक्ताओं को भी ये देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जनता सब कुछ देख रही है। जी, निश्चित तौर पर जनता सब कुछ देख रही है, और ये भी देख रही है कि जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, विकास को लेकर जनता से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, तो कैसे एक दूसरे पर ढोल दिए जाते हैं या फिर टाल दिए जाते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सात दशक का अटूट विश्वास, अखबार नहीं पत्रिका टीवी बना आम जन की आवाज। मिशन राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वैकल्पिक ऊर्जा की। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग पत्रिका से कीजिए सुबह की शुरुआत। एजेंडा टुडे में आज क्या खास, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार के साथ। खबरों का विश्लेषण और काम की